Hello everyone, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy. आज हम लोग देखेंगे एनटीएससी लेक्चर में वर्ल्ड हिस्ट्री और इसके अंडर में हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये क्लास 10 का हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पूरे चैप्टर को हम लोग समझेंगे एक टाइमलाइन के माध्यम से। सो लेट्स स्टार्ट दिस टाइमलाइन। Let me check my mic is working or not. Yes, it is working. So here let's start this timeline here. यहाँ से टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा हम लोग ये चैप्टर को कवर करेंगे। और इस चैप्टर का जो पूरा पर्पस है वो एनटीएससी के हिसाब से ही रहेगा। तो इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस एनटीएससी में पूछे जा सकते हैं उसी को ही हम लोग कवर करेंगे। बाकी चीजों को हम लोग डिटेल में जो हमारा क्लास 10 का लेक्चर होगा उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये लिख लेते हैं यहां पर। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। और ये है आपका हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 और इसे हम लोग देखेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री लेसन नंबर 1 और इसे हम पूरा देखेंगे एनटीएससी के अकॉर्डिंग, है ना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। एक बार मैं अपना कैमरा चेक कर लेता हूँ ऑन है कि नहीं। यस, सो कैमरा इज वर्किंग, माइक इज वर्किंग, नो प्रॉब्लम, लाइट इज ऑल्सो इनफ। तो हम लोग अभी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं टाइमलाइन, है ना। तो इस टाइमलाइन में पहले तो यहाँ पर टोटल हम लोग 10 इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 10 इवेंट्स टोटल वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो 1, 2, देन हियर वी हैव द थर्ड वन, देन 4, 5, ओके, 6, 7 और यहीं कहीं ले लेते हैं 8, 9 और 10। तो टोटल 10 इवेंट्स के बारे में इस चैप्टर को देखेंगे। आपका जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रिपरेशन ऑफ एनटीएससी दोनों इस लेक्चर के माध्यम से हो जाएगा। और ये जो है अगर आप चैप्टर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं तो आपका जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है ना वो भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। जो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है इसका वो है 1789, है ना। आप समझ गए ही होंगे 1789 मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से देखा इसे, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ईयर आएगा उसे हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 1804 से ही डायरेक्टली स्टार्ट कर लेंगे। 1804, है ना, जब नेपोलियन अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करता है फ्रांस का। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ईयर आएगा उसे हम कहेंगे 1815, दैट इज द बैटल ऑफ वाटरलू वाला जो पीरियड आएगा, ट्रीटी ऑफ वियना। उसके बाद में जो हम देखेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फेज होगा वो होगा 1815 से 1830 का पीरियड, है ना, जिसमें हम लोग बहुत सी दूसरी चीजों के बारे में देखेंगे, सोसाइटी के बारे में देखेंगे वहां के। उसके बाद में दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर आता है जिसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं भाई, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या कहेंगे, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसे देख लेते हैं, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहां से कहां तक चलेगा, 1830 से 48 तक चलेगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ईयर है वो है 1861, है ना, यूनिफिकेशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। फिर उसके बाद देखेंगे 1871, इसमें देखेंगे हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और फिर एक बहुत ही स्ट्रेंज केस देखेंगे जो कि टाइमलाइन में तो नहीं आता बट ये जो सीक्वेंस है यूनिफिकेशन वाला उसमें आता है, इसलिए हम लोग इसको ले रहे हैं 1801। देखिए आप बोलेंगे सर ये टाइमलाइन में नहीं आ रहा है, बट हम लोग ले रहे हैं क्यों, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस में है यूनिफिकेशन के, है ना, तो इसलिए इसको ले लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ईयर आता है वो क्या है देखो, यहां तक जो है ना पूरे देश बन चुके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा इटली बन जाता है, यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है जर्मनी,
यहाँ पर जो है हमारा ब्रिटेन बन जाता है, ठीक है। तो इटली, ब्रिटेन और ये जर्मनी वगैरह तो बन गया, लेकिन एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कराने के लिए एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज विजुअलाइजिंग द नेशन, है ना, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब इसमें क्या होते हैं मैं बताऊंगा। इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे एलिगोरीज, जो कि आता है ना, पूछा जाता है एग्जामिनेशन वगैरह में, तो एलिगोरीज हम लोग इसमें देखेंगे बहुत ही अच्छे से। और जो लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, या फिर नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म भी बोल सकते हैं इसे। तो इसे हम लोग दूसरे कलर से इंडिकेट कर देते हैं, दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ठीक है। ये वाले कलर से इंडिकेट कर देते हैं, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देखिए स्पेस नहीं है इसलिए मैंने एंड नहीं कर दिया है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म में ई नहीं आएगा, इंपीरियलिज्म में आएगा आई, है ना, इंपीरियलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब इसमें जो है इसी के अंडर पे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं बाल्कन रीजन। तो बाल्कन रीजन भी देख लेते हैं, ठीक है, बाल्कन रीजन। तो यहाँ पर हमने बाल्कन एरिया भी ड्रॉ कर दिया, बाल्कन रीजन। और उसी में ही एक और आता है ना, बाल्कन रीजन की ही वजह से हम इस चैप्टर में जानेंगे कि कैसे जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसे, वर्ल्ड वॉर 1 हो सकता है कि थोड़ा सा जो है वो आउट ऑफ फ्रेम हो रहा होगा, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, जो लास्ट टॉपिक है, उसी के अंदर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाल्कन रीजन, और उसी के अंदर में हम लोग क्या देखेंगे, वर्ल्ड वॉर 1। हो सकता है कि हल्का सा जो है वो आउट ऑफ फ्रेम जा रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है। तो अपने नोट्स में ना इसे लिखते जाइएगा। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट्स मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप नोट्स जो है वो बनाते चलिएगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे, अब इसे डिटेल में समझते हैं। अब इसका जो है हम लोग इवेंट भी लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, FR मैंने लिख दिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे भैया, 1804 में नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, नेपोलियन। वैसे तो नेपोलियन का चैप्टर 1799 से स्टार्ट हो जाता है, बट ऑफिशियली ही डिक्लेयर हिमसेल्फ इंपीरियर इन 1804, है ना। और जो कोड वगैरह, नेपोलियन कोड वगैरह आता है 1804 में ही। उसके बाद में हम लोग ये 1815 में देखेंगे क्या, बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, प्लस इसके साथ में हम लोग देखेंगे ट्रीटी ऑफ वियना, है ना, ट्रीटी ऑफ वियना भी इसी में देखेंगे, ठीक। उसके बाद में 1815 टू 1830 में हम लोग जानेंगे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में, कि वहां कितने प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, फ्रांस की सोसाइटी। और इसी के साथ में हम लोग एक आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जिसे लिबरलिज्म कहते हैं, कंजर्वेटिज्म कहते हैं, और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कस्टम यूनियन के बारे में बताऊंगा जिसे ज़ोल्वेरिन कहते हैं, ठीक है। तो ये है सोशलिज्म, सोशलिज्म, ठीक। उसके बाद में सोशलिज्म नहीं भाई, सोसाइटी, सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा, सोसाइटी में लिखना चाह रहा था, सोशलिज्म लिखा गया। वैसे सोशलिज्म सोसाइटी से ही रिलेटेड है ना, तो सोसाइटी हो गया। अब यहाँ पर 1830 टू 1848 में क्या आ जाएगा आपका, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे इसमें, है ना। बहुत से रिवॉल्यूशन होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। फिर 1861 में हम क्या देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 1871 में हम क्या देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग 1801 में क्या देखेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, जो कि बड़ा स्ट्रेंज केस था, मैं बताऊंगा कैसे, है ना, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। और लास्ट में क्या आ जाएगा, विजुअलाइजिंग द नेशन, और उसमें हम लोग देखेंगे एलिगोरीज के बारे में क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। और लास्ट में है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, उसमें हम लोग देखेंगे बाल्कन रीजन का केस स्टडी, और हम लोग जानेंगे कि कैसे बाल्कन रीजन की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 होता है। So this is the complete package that we will understand in this particular rise of nationalism in Europe. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो डेट है आपको याद रखना है 14th of July 1789, है ना।
तो 14 जुलाई को हुआ था। जैसे हमारे भारत देश में जो है वो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही फ्रांस में जो है वो 14 जुलाई को उनका नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले जो है ना वो क्या था, मोनार्किक सिस्टम था फ्रांस में, है ना। और जब मोनार्किक सिस्टम था तो उस समय जो किंग थे लुइस 16, क्या नाम था राजा का नाम, लुइस 16, है ना। तो लुइस 16 अमेरिका की बहुत मदद किया करते थे, ठीक है। और जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होता था फाइनेंशियली, क्योंकि अमेरिका को ब्रिटेन से लड़ाई लड़ने के लिए वो पैसा उधारी में दिया करते थे बहुत ज्यादा, है ना। तो उनका कई बार जो है वो खजाना खाली भी हो जाता है इस वजह से, अननेसेसरी बैटल की वजह से। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अमेरिका जो है ना वो आजाद हुआ ब्रिटेन के कब्जे से 4 जुलाई 1776। ये आउट ऑफ मतलब वो है कॉन्टेक्स्ट है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैं जब एनटीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहा था तो उसमें अमेरिका से भी कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, है ना। क्योंकि अमेरिका जो है आपका सिलेबस में है, वर्ल्ड हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो अमेरिका के बारे में तो पढ़ना चाहिए ही। तो अमेरिका का एक मैं आपको बता देता हूं कि कब वो आजाद हुआ था ब्रिटेन से, 4 जुलाई 1776। किसकी मदद से, फ्रांस की मदद से, है ना। तो याद रखिएगा, क्योंकि फ्रांस का जिक्र हुआ तो मैंने सोचा कि अमेरिका के बारे में भी आपको बता दूं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो डेट है वो क्या है, 14 जुलाई 1789। उसके पहले क्या था फ्रांस में, मोनार्किक सिस्टम। मोनार्किक सिस्टम क्या होता है, राजा का जो रूल होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मोनार्किक सिस्टम कहते हैं। और उस समय राजा कौन था, लुइस 16 था, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसमें बहुत सी चेंजेस हुई फ्रांस में। जैसे कि पहले क्या था, मोनार्किक सिस्टम, अब क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा डेमोक्रेसी, कहाँ, फ्रांस में, ठीक है। तो पहले यहाँ पर था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले यहाँ पर था मोनार्किक सिस्टम, previously here we have monarchic system, now we will have democracy, है ना। अब जब ये मोनार्किक सिस्टम से पूरा डेमोक्रेसी हुआ है तो बहुत सारे चेंजेस भी होंगे इसमें, ठीक है। सो मेनी चेंजेस विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, देखो आपने देश तो बना लिया डेमोक्रेटिक देश, लेकिन वहां के लोगों में एक देशभक्ति भी तो जगाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए आप जो है एक कॉन्सेप्ट लाए थे, ला पैत्रे एंड ले सितोयन का, है ना। तो याद रखिएगा, ला पैत्रे मतलब होता है कि फादरलैंड, और ले सितोयन मतलब कि सिटीजन, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ला पैत्रे मतलब क्या होता है, या फिर ले सितोयन मतलब क्या होता है। तो जैसे भारत में हम सभी बोलते हैं ना कि भारत माता इज अवर मदरलैंड, तो वैसे ही वहां पर ले सितोयन मतलब कि उनका फादरलैंड, और वो बाकी ले सितोयन मतलब कि सिटीजन्स, और ला पैत्रे मतलब कि फादरलैंड, है ना। तो हमारे जो दिस पर्टिकुलर टू कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। उसके बाद इन्होंने जो है वो कई चीजें और की, जैसे कि नेशनल फ्लैग इन्होंने बनाया, दैट इज ट्राई कलर। और उस ट्राई कलर का आपको नाम याद रखना है, ब्लू व्हाइट एंड रेड, है ना। तो यहां मैं लिखते जाता हूं, देखिए पहले मैंने आपको बताया क्या क्या चेंजेस हुई वो बता रहा हूं ना। ला पैत्रे, ला पैत्रे मतलब क्या, फादरलैंड, कि ये हमारा फादरलैंड है और हम इसके सिटीजन्स हैं। तो सिटीजन को क्या कहते थे, ले सितोयन। स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा उसे मैनेज करिएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया कि एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के लिए, एक यूनिटी लाने के लिए हम लोग कुछ नेशनल सिंबल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि नेशनल फ्लैग। तो उनका जो नेशनल फ्लैग था उसका कलर क्या था, ट्राई कलर था, ब्लू व्हाइट एंड रेड, है ना। उसके बाद में उन्होंने अपना नेशनल एंथम भी बनाया, और उनका नेशनल एंथम का नाम क्या था, मर्साइलिस, ला मर्साइलिस। और उनको लिखा किसने था, रॉगेन डे ले इसले ने, है ना। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, नेशनल एंथम फ्रांस का क्या है, मर्साइलिस है। जैसे हमारे देश का नेशनल एंथम जन गण मन है, वैसे ही वहां का क्या है, मर्साइलिस है। और उसको लिखा किसने है, रॉगेट डे ले इसले ने लिखा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुआ था कि एक नेशनलिज्म की फीलिंग यहां से डेवलप हुई थी, ठीक है। कौन सी फीलिंग हुई थी, नेशनलिज्म की फीलिंग यहां से निकली थी। अब आप पूछेंगे सर ये नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, तो नेशनलिज्म मतलब समझिए कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है, तो देखो
एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऐसा आइडिया होता है जिसे आप मटेरियलिस्टिक तरीके से टच नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक बोल सकते हैं कि इसे मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको, जैसे कि मान लो मैं डेमोक्रेसी बोल रहा हूँ, है ना, या फिर लव बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, या फिर लिबर्टी बोल रहा हूँ, इक्वालिटी बोल रहा हूँ, फ्रेटर्निटी बोल रहा हूँ, तो ये सभी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो नेशनलिज्म भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इसका मतलब ये होता है कि लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज नेशनलिज्म। और ये नेशनलिज्म जो है दूसरे देशों में फैलाने का काम किसने किया था? फ्रेंच की आर्मी ने किया था, ठीक है। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ला पैत्रे, ठीक है, मींस फादरलैंड, les citoyens सिटीजंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, और नेशनलिज्म का जो ये कॉन्सेप्ट है ये पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पे आया था, ठीक है। अब इसके बाद में जो है ये पूरा जब डेमोक्रेसी यहाँ पर आया, है ना, तो चूंकि डेमोक्रेसी बहुत ही नया था, है ना, देखो मैं थोड़ा सा और एक बार डिटेल बता देता हूँ। जब लुईस 16 हटे वहां से, फ्रांस से, तो एक नया पॉलिटिकल पार्टी आया था जिसे कहते थे जैकोबियन क्लब। और जैकोबियन क्लब के जो लीडर थे ना, उन्हें क्या कहा जाता था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, है ना। अब ये जो पूरा डिटेल है ना, वो मैं आपको किसमें पढ़ाऊंगा? जब मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाऊंगा ना, तो स्पेसिफिकली क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसको हम लोग सेपरेटली जब डील करेंगे तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। फिर उसके बाद में डायरेक्टरी रूल आता है ना, डायरेक्टरी रूल में कौन थे। तो इसका आप ना एक शॉर्ट में आप समझिए कि ये जो डेमोक्रेसी आई थी फ्रांस में कुछ सालों के लिए, वो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था और लोगों के पास में उतना एक्सपीरियंस था नहीं कि उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। इसलिए ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। और इसी लड़ाई झगड़े का फायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्टे ने। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने, याद रखिएगा, जो फ्रांस का डेमोक्रेसी था ना, उसको कब खत्म कर दिया था? 1799 में, है ना। तो याद रखिएगा, फ्रांस का जो डेमोक्रेसी था वो 1799 में ही स्वाहा हो गया। किसने किया? नेपोलियन बोनापार्टे ने। कैसे किया? आर्मी की मदद से। आर्मी की मदद से कैसे? क्योंकि वो लीडर थे आर्मी के, है ना, मुखिया थे। तो इसीलिए आर्मी की मदद से उन्होंने सत्ता पलट कर दिया और अपना एक रूल स्टार्ट किया। अब याद रखिएगा, नेपोलियन कौन थे? नेपोलियन कोई राजा नहीं थे, है ना, नेपोलियन एक डिक्टेटर थे। अब आप पूछोगे सर राजा और डिक्टेटर में क्या डिफरेंस होता है? तो मैं बताता हूं एक बार इसे लिख लेते हैं। नेपोलियन वाज अ डिक्टेटर, है ना। अब देखो, राजा मतलब कि मोनार्क या फिर किंग। तो जो राजा होता है ना, वो एक रॉयल फैमिली से आता है, ठीक है। लेकिन जो डिक्टेटर है वो किसी रॉयल फैमिली से नहीं आएगा, वो एक कॉमन फैमिली से आएगा। जैसे नेपोलियन जो है ना, वो एक कॉमन फैमिली से आता था, बट बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप स्किल्स he became the leader of the army and later with the help of army he changed the complete setup in France, ठीक है, political setup in France। तो ये बन जाते हैं भैया डिक्टेटर। और 1804 में ऑफिशियली ये अपने आप को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? एम्पियर, है ना। कहाँ का? फ्रांस का, ठीक है, एम्पियर डिक्लेयर कर दिए फ्रांस का। अब उसके बाद में जैसे ये एम्पियर अपने आप को डिक्लेयर किए, इन्होंने कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस लेके आए जिन्हें कहते हैं नेपोलियनिक कोड। क्या कहते हैं? नेपोलियनिक कोड, या फिर इसी को कहते हैं सिविल कोड, है ना। तो याद रखिएगा, सिविल कोड चूंकि नेपोलियन ने लेके आया था, इसलिए इसे नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। और कब लेके आया था? तो ये लेके आया था 1804 में, है ना। तो नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें भी बहुत सारी चीजें थी जिसने नेपोलियन को बहुत फेमस किया था। इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी थी और बहुत सारी निगेटिव चीजें भी थी, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चीजें थी ना, उसकी वजह से नेपोलियन बहुत ज्यादा फेमस हुआ और इसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी कहते हैं। जैसे कि जो पहले फ्रांस में जो सिस्टम चला आ रहा था बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस देने का, फैसिलिटीज देने का, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आए, है ना। उसके बाद में उन्होंने जो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स और मेजरमेंट लेके आए, है ना। जो पूरा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह था उसको उन्होंने खत्म किया। जो गिल्ड मतलब होता है बिजनेस ग्रुप्स, है ना, तो उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको खत्म किया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया। जो पीजेंट्स थे जो कि सर्व्ड मतलब गुलामी से उनको आजाद कराया, मैनोरियल ड्यूज से उनको आजाद किया। जो फ्यूडल सिस्टम था उसको खत्म किया। तो इस तरीके के बहुत सी चीजें थी जिन्हें हम लोग 1804 दैट इज सिविल कोड कब आया था भाई? 1804, है ना। तो उसमें पॉजिटिव्स में हम लेते हैं, ठीक है।
तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आ जाता है कि सिविल कोड किसने लाया था, नेपोलियन ने। इसे और क्या नाम से जाना जाता है, नेपोलियनिक कोड, है ना। कब आया था, 1804 में, ठीक है। और जो पॉजिटिव चीजें हैं उसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। निगेटिव में आप क्या ले सकते हो, निगेटिव की कुछ चीजें थी, जैसे कि नेपोलियन जो है ना वो अपना एक्सपेंशन करने के लिए बहुत से लोगों को आर्मी में भर्ती करता था, रिक्रूट करता था, और कई बार वो जो है ना लोगों का फोर्सफुल तरीके से भी रिक्रूटमेंट कर जाता था, जो कि आप निगेटिव पॉइंट में लेंगे, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ना, तो पहला पॉइंट क्या मैंने बताया, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इनटू द फ्रेंच आर्मी। उसके बाद दूसरा आप क्या लिख सकते हैं कि ये काफी सारे सेंसरशिप भी इम्पोज कर दिया था। सेंसरशिप मतलब कि लोग अब इनकी बुराई नहीं कर सकते, है ना, लोग इनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, पनिशमेंट, ठीक है। तो इस तरीके के जो कुछ नियम थे उन्हें क्या ले सकते हैं आप लोग, निगेटिव्स में ले सकते हैं, है ना। और एक और इसमें आप पॉइंट कर सकते हैं कि इन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, ठीक है। तो इंक्रीज टैक्स प्लस एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप इन्होंने लगा दिया था। और इन्होंने क्या कर दिया था, एक और पॉइंट मैंने बताया आपको अभी भी थोड़ा देर पहले मुझे याद अचानक से नहीं आ रहा है। तो ये तीन पॉइंट्स थे, तो ये आप याद रखिएगा इसमें, दैट इज नेगेटिव, है ना। हाँ, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इनटू द फ्रेंच आर्मी, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव में, है ना। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेपोलियन जो था वो एक्सपेंशन कर रहा था, मतलब ही वाज अ वेरी एम्बिशियस लीडर एंड ही वाज ऑलवेज ट्राइड टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी, मतलब वो हमेशा अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था। पहले वो पूरे फ्रांस का राजा बनना चाहता था, डिक्टेटर बनना चाहता था। उसके बाद में वो पूरे यूरोप का लीडर बनना चाहता था, और लास्ट में वो पूरी दुनिया का लीडर बनना चाहता था, है ना। तो ये जो थे बहुत ही एम्बिशियस लीडर थे, और इनका जो एक्सपेंशन पॉलिसी था ना वो बड़ा खतरनाक था, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं एक्सपेंशन पॉलिसी, एक्सपेंशन पॉलिसी, है ना। तो एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से ही वो दूसरे देशों के ऊपर में कब्जा करते थे। और अब ये बताइए कि अगर कोई कंट्री दूसरे देश के ऊपर में कब्जा कर रहा है अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, है ना, जैसे आज के डेट में अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना दूसरे देशों के एरिया को हमेशा कब्जा करना चाहता है, जैसे भारत के एरिया को, जापान के एरिया को, तिब्बत को तो ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, हांगकांग को तो ऑलरेडी कब्जा कर लिया है ना। तो ऐसा अगर आप दूसरे के देशों को कब्जा करते हुए चलेंगे अपने टेरिटरी को बढ़ाने के लिए, तो उस डायरेक्शन में आप ज्यादा दोस्त बनाएंगे कि दुश्मन बनाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है आप ज्यादा क्या बनाएंगे, दुश्मन बनाएंगे। तो इसी एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से नेपोलियन ने बहुत ज्यादा अपने लिए क्या बना लिया था, दुश्मन बना लिया था, है ना, इनेमीज, ठीक है। बहुत ज्यादा उन्होंने दुश्मन बना लिया था अपने लिए, और इन्हीं इनेमीज ने जो नेपोलियन के ऊपर अटैक कर दिया, किसमें, बैटल ऑफ वाटरलू, है ना। तो बैटल ऑफ वाटरलू में इन्हीं इनेमीज ने जो फ्रांस के डिक्टेटर थे नेपोलियन बोनापार्ट, तो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं कब, 1815 में, 1815 में, है ना। तो चलिए थोड़ा समझते हैं बैटल ऑफ वाटरलू क्या था। देखिए बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू मतलब कि ऐसा नहीं है कि पानी में लड़े थे वो, ठीक है। वाटरलू मतलब कि वो जगह का नाम है। तो ये भी कई बार आ जाता है कि बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो कब लड़ा गया था, तो 1815 में लड़ा गया था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की किन के बीच में लड़ाई हुआ था। तो एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फ्रांस था, है ना, फ्रांस के जो लीडर थे नेपोलियन बोनापार्ट, उनके बीच में हुआ था। और दूसरा हुआ था देखो यहीं पर मैं लिख देता हूं, जो दो ग्रुप के बीच में हुआ था ना, एक का नाम क्या था, एक का नाम था फ्रांस और दूसरे का नाम क्या था, ब्रैक। अब आप पूछोगे सर ये ब्रैक क्या है, तो ब्रैक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो ये है ब्रिटेन, बी फॉर ब्रिटेन, आर फॉर रशिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया एंड पी फॉर प्रशिया। प्रशिया से एक चीज मैं आपको बताता हूं कि प्रशिया जो था ना वो जर्मनी का पुराना नाम था। तो याद रखिएगा प्रशिया जो है वो जर्मनी का पुराना नाम है, जिसे प्रशियन एम्पायर कहते थे, ठीक है। तो ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, तो इन चारों देशों ने मिलकर जो है वो फ्रांस, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके ऊपर में अटैक कर दिए। अब ये देखिए एक तरफ चार बहुत पावरफुल कंट्रीज और दूसरी तरफ अकेला फ्रांस, तो ऑब्वियसली बात है कौन जीतेगा, ब्रैक जीतेगा। और कौन हारेगा, दिस फ्रांस विल डिफीट इन दिस बैटल। तो फ्रांस का जो है वो हार जाता है इसमें, नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। और जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट हारा ना,
उसका जो पूरा सत्ता था वो लॉस हो गया और उसे भागना पड़ा, ठीक है। वो भागकर चले गए कहा, सेंट हेलिना एक आइलैंड है जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है 1821 में, ठीक है। अब ये जो ब्रैग जीती हुई है फ्रांस के ऊपर में, तो भाई वो पेनल्टी भी तो लगाएगी ना, तो पेनल्टी लगाने के लिए ट्रीटी करना पड़ता है। ट्रीटी क्या होता है? ट्रीटी होता है एग्रीमेंट, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना, ट्रीटी ऑफ वियना, है ना, वर्साइलिस मत समझना, ठीक है, वियना है, ठीक, ट्रीटी ऑफ वियना। तो इस ट्रीटी ऑफ वियना को जो होस्ट किए थे, जो कंडक्ट किए थे, वो किए थे, ये वियना कहां पर है? सबसे पहली बात तो ऑस्ट्रिया में। तो इसे पूरा कंडक्ट किसने कराया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिक। याद रखिएगा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूक मैटरनिक ने इसे कंडक्ट कराया था, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं डीएम, ड्यूक मैटरनिक, है ना। अब ये ड्यूक मतलब क्या होता है? ड्यूक मतलब होता है राजकुमार, और उनका नाम क्या था? मैटरनिक था। ये कौन से पद में थे? चांसलर के पद में थे। कहां के? ऑस्ट्रिया के, है ना। अब जो मैं आपको वर्बली डिक्टेट कर रहा हूं ना, तो उसको आप अपने नोट्स में थोड़ा सा डिटेल में लिखते जाइएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना, ठीक। तो ड्यूक मैटरनिक आपको समझ में आ गया, है ना। अब ड्यूक मैटरनिक इसलिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स देंगे, जो कि आपके हो सकता है एनटीएससी एग्जामिनेशन में आ जाए कि ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था। तो बहुत से स्टेटमेंट देते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरीके से ड्यूक मैटरनिक हो जाते हैं। अब ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में बहुत सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, जैसे कि ये पूरा जो बैटल हुआ था वो एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से हुआ था नेपोलियन का। तो अब कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगा फ्रांस में, है ना, इसीलिए उनकी जो बाउंड्रीज थे उनको लिमिट कर दिया गया। उनके नॉर्थ में बेल्जियम और आगे पीछे बहुत सारे और दूसरे दूसरे स्टेट्स बना दिए गए, ताकि अब जो फ्रांस में कोई एक्सपेंशन ना हो। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये था कि जितनी भी जीती हुई टेरिटरीज थी ना फ्रांस की, उसको सभी को वापस, मतलब उसको छोड़ना पड़ा फ्रांस को, है ना। जितना भी उन्होंने टेरिटरीज कब्जा किया था यूरोपियन कंट्रीज का नेपोलियन की लीडरशिप में, उसको सबको उनको छोड़ना था। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जीती हुई कंट्रीज थी ना ब्रैक, है ना, उनको भी कुछ टेरिटरीज मिला, बिकॉज भाई वो जीती है तो मिलेगी। तो जैसे रशिया को सैक्सनी मिलता है, ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का कंट्रोल मिलता है ना, रशिया को पोलैंड मिलता है, तो ऐसे बहुत से रीजन उनको मिलते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनटीएससी में आने का चांसेस ये है कि ये ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में किस टाइप का गवर्नमेंट आया, कहां? फ्रांस में। तो याद रखिएगा, मोनार्किक सिस्टम वापस फिर से आ जाता है। कौन सा सिस्टम वापस आ जाता है? मोनार्किक। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आएगा तो इसके आने के चांसेस ज्यादा है कि आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिस्टोर्ड इन फ्रांस। सो विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट? मोनार्किक सिस्टम। उससे पहले क्या था? डिक्टेटरशिप था ना, क्योंकि नेपोलियन क्या थे? डिक्टेटर थे। अब क्या आ गया? मोनार्किक सिस्टम। अब ये याद रखिएगा, मोनार्किक सिस्टम वापस आ जाता है। और एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, जो कि आने के चांस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए अपने लेवल पे कि अब भाई मोनार्किक सिस्टम आ गया तो किंग भी तो होंगे ना। पहले किंग कौन थे फ्रांस के? लुइस 16, ठीक है। अब कौन होंगे? आप बोलोगे सर लुइस 17, नहीं, है ना, यहीं पर हम गलती कर जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होंगे, जो नए किंग होंगे यहाँ के, उनका नाम होगा लुइस 18, ठीक है। अब आप पूछोगे सर लुइस 17 क्यों नहीं बने? तो लुइस 17 इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उनकी बहुत ही कम एज में मृत्यु हो जाती है, बिकॉज ऑफ सम फीवर। लेकिन इसी वजह से लुइस 18 बनते हैं। लेकिन लुइस 18 की भी जो डेथ है ना, वो 1824 में हो जाती है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट किंग बनते हैं ना, उनके ब्रदर बनते हैं, जिनका नाम था चार्ल्स एक्स, ठीक है, चार्ल्स एक्स या फिर चार्ल्स 10। तो यहाँ पर मैं CX कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा, चार्ल्स एक्स मैंने लिखा है। तो लुइस 18 कब तक रहेंगे? 1824 तक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनका भी जो पीरियड है, ताकि आपको पूरे डिटेल में पता रहे। तो इनका जो पीरियड था वो था 1815, 1815 देख रहे हैं ना, 1815, ठीक है, से 24, 1815 टू 1824। और इनका रहेगा पीरियड कब से कब तक रहेगा इनका पीरियड? तो इनका पीरियड रहेगा 1824 से 1830 तक, है ना। क्यों 1830 तक? क्योंकि देखिए 1830 में बहुत सारे रिवॉल्यूशन होते हैं, और जब भी रिवॉल्यूशन होता है तो सत्ता पलट हो जाता है, जो सिस्टम होता है पॉलिटिकल सिस्टम, वो चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो वो हम देखेंगे कि कैसे वो चेंज होता है फ्रांस में भी। ठीक, सो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद चलिए बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं सोसाइटी के बारे में, है ना। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ तक हमने पूरा फ्रांस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है और फ्रांस का लगभग हर चीज हमने इस चैप्टर से डिस्कस कर लिया बहुत अच्छे से। ठीक, अब चलिए डिस्कस करते हैं सोसाइटी। तो उस समय का जो यूरोप का सोसाइटी था वो बेसिकली दो भागों में डिवाइडेड था, जिसे कहते हैं हम लोग एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स। पहले कौन थे भाई? एरिस्टोक्रेट्स, और दूसरे कौन थे? पीजेंट्स थे। पीजेंट्स, है ना। तो जो एरिस्टोक्रेट्स थे ना वो बहुत ही अमीर वर्ग थे, दे वर वेरी रिच क्लास पीपल, और जो पीजेंट्स थे वो बहुत ही गरीब थे, है ना। तो इनका डोमिनेटिंग पोजीशन रहेगा, इनका इग्नोर्ड और नेग्लेक्टिंग पोजीशन रहेगा, है ना। इनकी पॉपुलेशन कम रहेगी, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत पैसे वाले हैं, ये बहुत गरीब हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ना एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स को। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ समय बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है तो कुछ सेक्शन होते हैं, कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे जो मर्चेंट्स हैं, पीजेंट्स नहीं, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स और जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो इन्हीं कुछ लोग जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जिनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, वो अपने एक्स्ट्रा पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करते हैं? एजुकेशन में। और उसी एजुकेशन की वजह से उनको क्या मिलता है? नए आइडियाज, और उसी नए आइडियाज के बेसिस पे वो आगे क्या करेंगे? रिवॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो इन्हीं लोगों को जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से थोड़े ऊपर उठ के आए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? द न्यू मिडिल क्लास। क्या कहेंगे? द न्यू मिडिल क्लास। इसे मैं दूसरे कलर से आपको हाईलाइट कर देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, न्यू मिडिल क्लास, द न्यू मिडिल क्लास। अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, न्यू मिडिल क्लास कैसे आए? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। कौन थे? बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, है ना। और इन्होंने जो प्रॉफिट था उसको कहां पर इन्वेस्ट किया? एजुकेशन में। एजुकेशन से इनको क्या मिला? आइडियाज, है ना। तो यही एक आइडियाज था जिसे कहते हैं हम लोग लिबरलिज्म। क्या कहते हैं? एक आइडिया था जो ये जो मिडिल क्लास के लोग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, है ना। तो क्या था उसका नाम? लिबरलिज्म। इसी को हम लोग कई बार बोल देते हैं लिबरल नेशनलिज्म, है ना। तो लिबरलिज्म में क्या क्या चीजें आएंगी? टोटल 4 चीजें आएंगी, आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो, पहला क्या है? पहला है फ्रीडम ऑफ मार्केट, है ना। फ्रीडम ऑफ मार्केट होना चाहिए, मतलब सभी लोगों को जो है मार्केट का एक्सेस होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि अब सब लोग जो है ना वो एक होंगे, कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा। ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब कि अब सभी को आजादी होगा। और चौथा इन्होंने बोला कि चौथा उन्होंने बोला कि दैट इज व्हाट? गवर्नमेंट बाय कंसेंट। अब ये तो नहीं है कि भाई हम जो कंसेंट जो है वो राजा से लेंगे। कंसेंट मतलब होता है परमिशन लेना। तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट मीन्स लोगों का, जो आम लोग हैं, है ना, जो नागरिक है वहां के, उनके परमिशन से अब सरकार बनेगी। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, है ना। अब वो अपना परमिशन कैसे देंगे? वोट के माध्यम से। तो ये वोटिंग राइट्स के भी फेवर में थे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लिबरल्स क्या क्या डिमांड कर रहे थे? एक तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, दूसरा है इंडिविजुअल फ्रीडम, तीसरा जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ, और चौथा है फ्रीडम ऑफ मार्केट। तो इतनी सारी चीजें जो है वो कौन डिमांड कर रहे थे? लिबरल्स डिमांड कर रहे थे। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, ये जो लिबरल्स है ना वो मोनार्किक सिस्टम के कंप्लीटली अगेंस्ट है। मोनार्किक सिस्टम क्या है? जो राजा रानी वाला रूल होता है ना, उसी को कहते हैं क्या? मोनार्किक सिस्टम। ठीक है, तो ये मोनार्किक सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है। और इन्हें क्या चाहिए? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड हो, है ना। तो दैट इज द कंप्लीट डिमांड ऑफ द लिबरलिज्म। अब इनका जो मैंने एक आपको डिमांड बताया था वो क्या था? फ्रीडम ऑफ मार्केट। तो उसी फ्रीडम ऑफ मार्केट को लाने के लिए एक यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं ज़ोल्वेरिन। क्या कहते हैं? ज़ोल्वेरिन, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं ज़ोल्वेरिन। ठीक, तो ये जो ज़ोल्वेरिन है ना वो कहां से आया है? जर्मनी से। जर्मनी उस समय क्या कहलाता था? मैंने बताया था यहाँ पर इस वाले टॉपिक में, प्रूशिया। तो ये जो ज़ोल्वेरिन है उसको प्रूशियन एम्पायर ने इनिशिएट किया था। ये जर्मनी से रिलेटेड है और ये एक कस्टम यूनियन है जो कि किस लिए एस्टैब्लिश किया गया था? ताकि फ्रीडम ऑफ मार्केट पॉसिबल हो सके।
और उसके लिए इन्होंने कई सारे ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया, और जो वहां के बहुत सारे करेंसीज थी, लगभग 30 से भी ज्यादा करेंसीज थी, उसको कम करते हुए सिर्फ 2 करेंसीज को अलाउ किया गया। मतलब लगभग 28 करेंसीज को इन्होंने खत्म कर दिया और सिर्फ 2 करेंसीज को अलाउ किया। तो ये थे ज़ोल्वेरिन। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ज़ोल्वेरिन क्या था? कस्टम यूनियन। एक चीज और याद रखिएगा कि ज़ोल्वेरिन बना कब था? तो ज़ोल्वेरिन बना था 1834 में, है ना? कब बना था ज़ोल्वेरिन? 1834 में। तो ये पूरा आपका जो है केस स्टडी किसका? आपका ज़ोल्वेरिन का, और ये जो पूरी सोसाइटी थी उसकी। एक चीज इसमें मिस हो रहा है, देखो, एक तो मैंने ये बता दिया कि वो लोग जो कि मोनार्किक सिस्टम को अपोज करते हैं, क्या कहलाते हैं वो? लिबरल्स, मतलब कि न्यू मिडिल क्लास। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग थे जो कि मोनार्किक सिस्टम को सपोर्ट करते थे, तो उन्हें क्या कहते थे? कंजर्वेटिव्स। क्या कहते थे उन्हें? कंजर्वेटिव्स। तो लिख लेते हैं भाई यहाँ पर कंजर्वेटिव्स, ठीक है? कंजर्वेटिव्स, है ना? कंजर्वेटिव्स। तो ये कंजर्वेटिव्स लोग कौन थे? तो कंजर्वेटिव्स ऐसे लोग थे जिन्होंने मोनार्किक सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और ये जो कंजर्वेटिव्स थे ना, ये बिल्कुल भी कभी बदलाव नहीं चाहते थे, चेंजेस कभी नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि जो हमारा ट्रेडिशन, कल्चर है ना, प्रैक्टिसेस है, जो कि बहुत ही एंशिएंट टाइम से, पुराने समय से चला आ रहा है, वही फ्यूचर में भी चलना चाहिए। और ये चाहते थे कि अगर मान लो कोई चेंजेस आ भी रहा है, तो वो चेंजेस बहुत 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 जो है ना, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, स्लो चेंज होना चाहिए। ये क्विक और ड्रास्टिक चेंज के बिल्कुल खिलाफ थे, है ना? तो ये रहा कंजर्वेटिव्स। तो याद रखिएगा, कंजर्वेटिव्स हमेशा मोनार्किक सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, और लिबरल्स हमेशा मोनार्किक सिस्टम को अपोज करते हैं। तो दैट यू मस्ट रिमेम्बर, है ना? अब आगे जो पूरा रिवॉल्यूशन होगा, अब आराम से आप जो है बहुत आसानी से आप ये गेस कर सकते हैं कि जो रिवॉल्यूशन होगा वो किन के बीच में होगा, है ना? तो रिवॉल्यूशन किन के बीच में होगा? लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स। किन के बीच में होगा? लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स, ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। उसके बाद में यहां से देखिए, यहां से एक ज़ोल्वेरिन क्वेश्चन आ सकता है कि कब स्टैब्लिश हुआ था? 1834 में। क्या था? कस्टम यूनियन था। कौन से कंट्री से रिलेटेड था? जर्मनी से रिलेटेड था, है ना? और लिबरलिज्म के अंदर में कौन कौन सी फिलोसफीज आती हैं, ठीक है, वो आप याद रखिएगा। एरिस्टोक्रेट्स मतलब क्या होते हैं? अमीर, है ना? और ये न्यू मिडिल क्लास कब राइज हुए थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, प्रॉफिट उनको ज्यादा हुआ, है ना? तो ये आप कुछ चीजें याद रखिएगा। कंजर्वेटिव्स किनको सपोर्ट करते थे? मोनार्किक सिस्टम को। कौन थे जो कि कभी चेंज नहीं चाहते, या फिर चेंज चाहते भी हैं तो स्लो चेंज चाहते हैं, ठीक है? तो ये रहा पूरा सोसाइटी के बारे में। कहाँ का? यूरोप की सोसाइटी के बारे में, ठीक। अब उसके बाद में चलते हैं 1830 टू 1848। अब इसमें हम लोग देखेंगे कुछ चीजों के बारे में, तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। तो जैसे कि पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा वो होगा, यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे वो है फ्रांस के बारे में, कि भाई फ्रांस में भी कुछ और रिवॉल्यूशन होंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम आपने पढ़ा है क्लास 10th पावर शेयरिंग में। उसके बाद में हम देखेंगे ग्रीक के बारे में। ग्रीक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं उसे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे जर्मनी के बारे में, है ना? जर्मनी में पार्लियामेंट था जिसे कहते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, है ना? तो ये तो 4 देश के बारे में पढ़ेंगे। इन 4 देशों के अलावा कुछ आइडियोलॉजीज भी इस पैरेलल चल रहा था, जिसे कहते हैं रोमांटिसिज्म। क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म, ठीक है? और ये रोमांटिसिज्म के साथ में ही एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन लोग थे जो ये पूरा रिवॉल्यूशन कर रहे थे। तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? रिवॉल्यूशनरीज। क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है? और लास्ट में हम लोग देख लेंगे वुमेन के बारे में भी, है ना? थोड़ा सा पढ़ लेंगे वुमेन के बारे में भी, है ना? तो इतनी सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे दी एज ऑफ रिवॉल्यूशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रांस से। तो देखो फ्रांस में तो एक क्रांति ऑलरेडी हो चुकी थी, कब? 1789 में, है ना? लेकिन 2 और क्रांति होगी इस पूरे एज ऑफ रिवॉल्यूशन के पीरियड में। तो एक हुआ था कब? 1848 में। कब हुआ था? 1848 में, है ना? और दूसरा कब हुआ था? 1830 में, है ना? 1848 और 1830, 2 साल आपको याद रखना है। इन 2 सालों में जो है वो फ्रांस का क्रांति फिर से हुआ था।
तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या हुआ था 1830 में। तो याद रखिएगा 1830 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस का, उसे जुलाई रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो चार्ल्स एक्स, कहाँ है चार्ल्स एक्स, हाँ ये चार्ल्स एक्स जो है वो उनकी सत्ता पलट जाती है, उन्हें रिजाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आगे क्या होने वाला है, रिवॉल्यूशन होने वाला है। कौन सा रिवॉल्यूशन? 1830 का रिवॉल्यूशन फ्रांस में, जिसे जुलाई रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? तो रिवॉल्यूशन इसलिए हुआ था क्योंकि जो ये चार्ल्स एक्स थे ना, वो बहुत ही बोलना चाहिए कि डोमिनेटिंग किंग थे, और उन्होंने जुलाई के मंथ में जो 1830 में था, एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे जिसकी मदद से उन्होंने जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को खत्म कर दिया था और जो बेसिक राइट्स थे सिटीजन के उसको भी खत्म कर दिया था। तो भाई नॉर्मल सी बात है, लोग तो गुस्सा होंगे ही, और लोगों को चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि किंग बहुत ही अपोजिट काम कर रहा था लोगों के। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को लेकर और राजा को हटाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, जुलाई रिवॉल्यूशन कर दिया 1830 का। और इस रिवॉल्यूशन के बाद में चार्ल्स एक्स को अपने पद से हटना पड़ा, और उसके बाद में उनके जो कजिन थे, उनके रिलेटिव्स थे, जिनका नाम था लुइस फिलिप, है ना। तो लुइस फिलिप जो बनते हैं नेक्स्ट फ्रांस के राजा, और उनके ऊपर रहता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लोगों का डिमांड था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद में पूरा होता है ना। तो इस फेज को, जो कि 1830 से 1848 तक चलेगा फ्रांस में, उसे क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किक पीरियड कहेंगे, है ना। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किक पीरियड कहेंगे? क्योंकि 1830 में चार्ल्स एक्स तो हट गए, लेकिन क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक और राजा आ गए जिनका नाम क्या था, लुइस फिलिप। तो चूंकि राजा भी है, मोनार्क भी है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इसलिए इस पीरियड को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किक पीरियड बोलेंगे। कब से कब तक चला था ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किक पीरियड? 1830 से 1848। अब आप पूछोगे सर ये 1848 तक ही क्यों चला? क्योंकि 1848 में फिर से एक और क्रांति हो जाती है, एक और रिवॉल्यूशन हो जाता है, जिसे 1848 का रिवॉल्यूशन कहते हैं फ्रांस में, है ना। अब ये देखिए ये जो 1848 का रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? तो 1848 का रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? क्योंकि पूरे यूरोप में एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज हो गई थी, जिसे हम लोग कहते हैं द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या कहते हैं? नहीं, द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। क्या बोलेंगे? द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। जो डिप्रेशन वाला आया था वो 1930 में था, ठीक है। द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। तो मैं इसे कहां लिखूं? मैं इसे लिखता हूं, यही लिख देता हूं, है ना। द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से 1848 का रिवॉल्यूशन हुआ था। द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, है ना। द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से 1848 का रिवॉल्यूशन हुआ था। और जो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप है वो कब हुआ था भाई? वो स्टार्ट हुआ था 1830 से, ठीक है। 1830 से स्टार्ट हुआ, काफी समय तक रहा था वो, उसका जो इफेक्ट है वो काफी समय तक रहा था। अब ये द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप हुआ क्यों था? इसलिए हुआ था क्योंकि जो यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो अचानक से बहुत बढ़ गई। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, उस रेशियो में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ा, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो लोगों के पास जॉब नहीं था, जॉब नहीं था तो पैसा नहीं था, पॉवर्टी, गरीबी बहुत बढ़ गई। लोग जॉब की तलाश में सिटीज में माइग्रेट करने लगे, जिसकी वजह से सिटी में जो लिविंग कंडीशन था वो डिस्टर्ब हो गया, बैलेंस पूरा बिगड़ गया। उसी टाइम पे जो आटे में गीला, गरीबी में गीला, सॉरी गरीबी में आटे गीला जो बोलते हैं ना, कहावत है, तो वैसे ही क्या हो गया कि जो फसल की जो प्रोडक्शन थी वो बर्बाद हो गई बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलेमिटीज और सम लो रेनफॉल, है ना। तो एक तरफ जो है वो फसल बर्बाद हो चुका है, दूसरा तरफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना। तो पॉपुलेशन ज्यादा भोजन का डिमांड करेगा, फूड का डिमांड करेगा, लेकिन फूड का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो जो प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप इन टोटलिटी देखेंगे तो जो मुसीबतों का पहाड़ जो है ना वो टूट पड़ा था इस 1830 में, जिसकी वजह से लोग जो है वो आशा कर रहे थे कि किंग जो है लुइस फिलिप वो कुछ बेहतर डिसीजन लेंगे, लेकिन लुइस फिलिप जो है वो कुछ नहीं कर पाए। तो लोगों ने सोचा है कि अगर तुम किंग होके कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा किंग रहने से क्या मतलब। तो उसको भी जो है 1848 में हटा दिया गया। और जब लुइस फिलिप हटते हैं तो सिर्फ फ्रांस में क्या बचता है, कॉन्स्टिट्यूशन। और जब किसी देश में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का रूल होता है, कोई किंग राजा नहीं होता, तो फिर वहां पर स्टार्ट होता है रिपब्लिक। और आपको याद होगा, आपने अगर क्लास 9 में पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बॉडी थी जिसे कहते हैं नेशनल असेंबली, है ना।
तो 1848 के बाद में कौन कंट्रोल करता है फ्रांस को? नेशनल असेंबली। और कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट होता है? रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कि अब वहां के जो लीडर होंगे ना वो चुन के आएंगे लोगों के द्वारा, है ना, इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है, किसी रॉयल फैमिली से नहीं आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रांस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है यहाँ पर, बेल्जियम। अब देखो फ्रांस और बेल्जियम, अगर आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट का मैप देखोगे वर्ल्ड मैप में, तो जस्ट फ्रांस के ऊपर है बेल्जियम, है ना। तो भाई देखो एक कंट्री है फ्रांस जहां पर रिवॉल्यूशन के ऊपर रिवॉल्यूशन हुआ जा रहा है, तो जो बाकी आसपास के नेबरिंग कंट्रीज है वहां भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना, ठीक है। तो वही जो है इफेक्ट कहाँ हुआ? बेल्जियम में। तो इसीलिए ना ये जो कहाँ है हमारे ड्यूक मेटरनिक यहाँ है। तो ड्यूक मेटरनिक जी यही इसीलिए बोलते थे कि जो फ्रांस है वो इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है पूरे यूरोप का, क्योंकि यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो फ्रांस इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप का कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब ऐसा जो है इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches cold, मतलब जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस में चीजें हो रही थी वो बाकी कंट्रीज को भी क्या कर रहा था? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था। तो इसीलिए ये जो ड्यूक मेटरनिक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और ये कई सारे स्टेटमेंट देते हैं जो कि एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है फ्रांस के बारे में। उसके बाद में चलिए बेल्जियम के बारे में देखते हैं। तो बेल्जियम के बारे में आप इतना ही समझिए एनटीएससी के रिगार्डिंग में कि बेल्जियम को आजादी कब मिली? 1830 में। किससे आजादी मिली? तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से आजादी मिली, है ना, याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन वाला मत लिख दीजिएगा, है ना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड कब मिली? 1830 में, ठीक है। और यहाँ तक जो कैपिटल क्या है बेल्जियम का, तो याद रखिएगा ब्राजील, जो हमने पावर शेयरिंग में भी देखा था। तो ब्राजील इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो इतना ही आपको देखना है बेल्जियम में, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ? ग्रीक की ओर, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? दी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, है ना। अब इसमें एक चीज लिखिएगा कि ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, वो स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है भाई? 1821 से स्टार्ट होता है और 32 तक चलता है। फ्रॉम 1821 टू 1832 इज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक। अब याद रखिएगा ये जो ग्रीक है ना वो किसके अंडर में था? ओटोमन एम्पायर के अंडर में था, ठीक है। अब ये ओटोमन एम्पायर जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है, और जो ग्रीक है वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। और इससे ना ग्रीक को जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल दिया गया है। इनको कहा जाता है क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्या कहा जाता है? क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब कि जो यूरोपियन का सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था यूरोप का, वो कहां से स्टार्ट हुआ था? ग्रीक से स्टार्ट हुआ था। इसलिए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीक जो है पूरे यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। और यूरोप के जो देश है वो कभी सपने में भी नहीं चाहेंगे कि हमारा इतना इंपॉर्टेंट एंसेंट कंट्री किसी इस्लामिक कंट्री के अंडर पे रहे, उनका गुलाम बन के रहे। तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे यूरोप के दूसरे देश। इसीलिए यूरोप के दूसरे देश ग्रीक को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे कि ग्रीक जो है वो ओटोमन एम्पायर से उनको आजादी मिल सके। और इसीलिए जो है वो ग्रीक जो है अपना पूरा जोर शोर से पूरा वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था। तो इनके पूरे इंडिपेंडेंस का आधार क्या था? रिलीजियस डिफरेंसेस, है ना, क्योंकि एक तरफ क्रिश्चियनिटी थी और दूसरी तरफ इस्लाम था, है ना। तो इसीलिए जो पूरा लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारा कस्टम, बिलीफ, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस सब चीज डिफरेंस है, तो आप हमारे ऊपर कैसे रूल कर सकते हो। और बाकी की यूरोपियन कंट्रीज भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो फाइनली उनको जो है आजादी मिलती है कब? 1832 में। तो एक ट्रीटी हुआ था जिसे कहते हैं हम लोग दी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, है ना। तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपोल का ट्रीटी कब हुआ था? 1832 में। तो उसी ट्रीटी के बाद उनको क्या मिलती है? आजादी मिलती है। किनसे? ओटोमन एम्पायर से, है ना। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल बहुत बार आ जाता है। कब हुआ था? 1832 में, है ना। और इनको कौन रूल कर रहा था? ओटोमन एम्पायर। आज के डेट में हम लोग उसे टर्की के नाम से जानते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्रीक। अब उसके बाद बहुत तेजी से उड़ के चलते हैं हम लोग जर्मनी में। तो जर्मनी में जो पूरा इवेंट हुआ था ना वो कब हुआ था? 1848 में, है ना। तो देखते हैं क्या हुआ था।
1848, है ना। अब देखो जर्मनी में क्या हुआ था। जर्मनी के लोग भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जो फ्रांस में पूरा रिवॉल्यूशन चल रहा था, क्योंकि वो सभी में बताया कि नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोसी देश हैं, तो एक दूसरे को देखते रहते हैं क्या कहाँ हो रहा है ना। तो जर्मन के लोग भी सोचे कि भाई हमारे देश में भी क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए। तो उसी वजह से जर्मनी में एक सिटी है बहुत फेमस, जिसे कहते हैं फ्रैंकफर्ट सिटी। तो वहां पर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि भाई एक पार्लियामेंट रखा जाए, और वो पार्लियामेंट कहाँ रखा गया था, फ्रैंकफर्ट सिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्च था जिसे कहते हैं सेंट पॉल चर्च, है ना। तो सेंट पॉल चर्च में वो जो पूरा पार्लियामेंट रखा गया, और उस पार्लियामेंट में जो है वो बहुत से सेक्शन ऑफ कम्युनिटीज वहां पर पार्टिसिपेट करती थी। मिडिल क्लास थी, पुअर थी, रिच थी, सभी लोग आपस में मिलकर वहां पर हिस्सा लिए, और देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको कैसे बनाना है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, जिसमें लगभग 831 मेंबर्स ने ड्राफ्टिंग किया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने लेके गए वहां के किंग के पास में, है ना। मैंने जैसे बताया था जर्मनी पहले क्या कहलाता था, प्रशिया। तो प्रशियन किंग के पास में लेके गए, जिनका नाम था केजर विल्हेम फोर। केजर नहीं था उनका नाम, है ना, उनका नाम था फ्रेडरिक विल्हेम फोर। फ्रेडरिक विल्हेम फोर उनका नाम था। तो उनके पास उनको लेके गए थे, और उसमें ऐसा प्रोविजन था कि जो किंग होगा ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होगा। तो आप बताइए कि किंग ऐसे चीजों को एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा। तो तुरंत ही केसर विलियम फोर ने वो चीजों को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से राजा का जो पावर है वो लिमिट हो जाता है ना। तो तुरंत उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद में अपने आर्मी को ऑर्डर दिया कि जाओ और इनको पूरा सप्रेस कर दो, इनके मूवमेंट को। तो आर्मी गई और पूरे मूवमेंट को बहुत आसानी से सप्रेस कर दी। क्यों? क्योंकि इनमें जो था ना वो यूनिटी भी नहीं था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से कम्युनिटी के लोग उसमें मेंबर थे, रिच भी थे, मिडिल क्लास भी थे, पुअर भी थे। तो जो मिडिल क्लास थे वो बाकी लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से उनमें एक यूनिटी भी नहीं थी, है ना। तो चूंकि यूनिटी नहीं था तो बहुत आसानी से वो सप्रेस हो गए, है ना। तो याद रखिएगा, ये जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वो पहली बार जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन लाने की कोशिश की गई थी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जर्मन पार्लियामेंट कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट में। कौन से चर्च में हुआ था, सेंट पॉल चर्च में। किस चीज का डिमांड किया था उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया था, है ना। कौन थे राजा उस समय, फ्रेडरिक विल्हेम फोर, ठीक है। तो ये पूरा पार्लियामेंट सक्सेसफुल था कि अनसक्सेसफुल था, अनसक्सेसफुल था, ठीक है। तो ये रहा आपका जर्मनी का केस स्टडी। उसके बाद में ये चारों देश हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा एक नए आइडिया की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं रोमांटिसिज्म। अब आप पूछोगे सर ये रोमांटिक वर्ड कहाँ से आ गया, ठीक। तो रोमांटिसिज्म वैसा रोमांस नहीं है। रोमांटिसिज्म जो है ना एक कल्चरल मूवमेंट है। मतलब आप अपने देश की कल्चर को जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, साइंस और लॉजिक को नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये जो रोमांटिसिज्म वाले जो लोग थे ना, रोमांटिसिज्म वाले जो लोग थे वो साइंस और कल्चर को रिजेक्ट करते थे, और किसे प्रमोट करते थे, जो वहां का डांस है, जो वहां का ड्रामा है, जो वहां का म्यूजिक है, पोएम है, और भी बहुत सारे कल्चरल थिंग्स हैं, लैंग्वेज है, उसको वो बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। कौन? रोमांटिक लोग जो थे वहां के। तो इसमें मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ दो कंट्री से एग्जांपल लेता हूँ, एक मैं देना चाहूंगा आपको जर्मनी से, और दूसरा मैं देना चाहूंगा आपको पोलैंड से, है ना। तो जर्मनी और पोलैंड। तो जर्मनी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोमांटिक फिलोसोफर थे जिनका नाम था जोहान गॉटफ्रेड हर्डर। तो उन्होंने कहा था कि जर्मनी में जो फुल नेशनलिज्म तभी आ सकता है जब लोग जो है जर्मन के वो वहां के कल्चर को जाने, रिस्पेक्ट करे, समझे, पहचाने। दूसरे जर्मनी में मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा ग्रीन ब्रदर्स का, जो कि लोगों में नेशनलिज्म जगाने के लिए वहां का जो फॉक टेल्स था, लोक कथाएं थी, उसको लोगों को जा जाके बताते थे। तो ग्रीन ब्रदर्स आप याद रखिए, जो कि जर्मनी के थे। वैसे ही पोलैंड में जो है ना, पोलैंड उस समय रशिया के कब्जे में था, और रशिया हमेशा पोलैंड के ऊपर डोमिनेट करता था कि हम अपने कल्चर, हम अपने लैंग्वेज को पोलैंड के ऊपर इम्पोज करेंगे, जबकि पोलैंड कभी ऐसा नहीं चाहता था, है ना। तो जो पोलैंड का पॉलिश लैंग्वेज था वो हमेशा अपने आपस में वो यूज करते थे एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। जब भी वो चर्च में जाते थे, हमेशा अपने पॉलिश लैंग्वेज में यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए। तो
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लैंग्वेज के बेसिस पे भी लोग जो है वो एक हो सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं दूसरे डोमिनेटिंग ग्रुप का। ठीक है, एक और मैं बताना चाहूंगा कि पोलैंड के कुछ डांस फॉर्म्स थे जिनको उन्होंने नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया, जैसे कि पोलोनाइज है या फिर माजुर्की है, तो इनको उन्होंने नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया। तो डांस भी कैसे चीजों को जोड़ सकता है ये आप समझ सकते हैं, है ना। आप भारत से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे जब वंदे मातरम गाना चलता है तो हम कैसे यूनाइटेड फील करते हैं। तो जो सॉन्ग है, म्यूजिक है, पोयम है, आर्टिस्टिक थिंग्स में बहुत ताकत होती है। तो वही रोमांटिक लोग बताना चाह रहे थे, है ना। तो याद रखिएगा, रोमांटिसिज्म क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है। ठीक है, रोमांस रोमांस मत लिख देना, ठीक। उसके बाद में जो दूसरा है ना, रिवॉल्यूशनरीज। अब रिवॉल्यूशनरीज कौन थे, जिन्होंने ये पूरा रिवॉल्यूशन किया था। अब याद रखिएगा, रिवॉल्यूशनरीज जो है ना वो मोनार्किक सिस्टम के अगेंस्ट में है, और उस समय तो लगभग हर देश में मोनार्किक सिस्टम ही था। तो आप ये बताइए कि ये ओपन तरीके से काम करेंगे कि सीक्रेट तरीके से काम करेंगे। तो आंसर बहुत ही क्लियर है, ये कैसे काम करेंगे, एक सीक्रेट तरीके से काम करेंगे, है ना। तो ये सीक्रेट तरीके से कैसे काम करेंगे, सीक्रेट सोसाइटी बनाकर। तो ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी बनाया करते थे, और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर का मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, जिनका नाम था गुजिप्पी मैज़िनी। आगे भी देखेंगे उनके बारे में। तो जो गुजिप्पी मैज़िनी थे ना, वो इटली के थे, उन्हें सोल ऑफ इटली भी कहा जाता है। उनका एक ही सपना था कि एक दिन वो इटली को एक देश बनता देखे, एक साथ जो बिखरा हुआ इटली था वो आपस में आके जुड़ सके, ऐसा वो सपना देखा करते थे। ठीक है, तो जो गुजिप्पी मैज़िनी थे वो एक सीक्रेट सोसाइटी से रिलेटेड जुड़े हुए थे, जिसका नाम था कार्बोनरी। और आगे जाके उन्होंने दो और सीक्रेट सोसाइटी को फॉर्म किया, जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। याद रखिएगा, गुजिप्पी मैज़िनी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुजिप्पी मैज़िनी के बारे में। तो गुजिप्पी मैज़िनी है ना, एक उन्होंने किया था यंग इटली और दूसरा उन्होंने फॉर्म किया था यंग यूरोप। ठीक, तो जो यंग इटली है वो उन्होंने फॉर्म किया था 1831 में, कहां पर, मर्सालिस में। ठीक है, जो कि फ्रांस में आता है। और दूसरा है यंग यूरोप। तो यंग यूरोप उन्होंने कहां पर फॉर्म किया था, बर्ने में, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये इटली के थे, लेकिन इटली में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इटली में उन्होंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि इटली से इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था, भगा दिया गया था दूसरे देश में। क्यों, क्योंकि ये शुरुआत से ही बहुत ही रेडिकल किस्म के थे, और स्टार्टिंग से इन्होंने जो रीजन्स को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत ज्यादा काम करते थे। तो वहां का एक रीजन था लिगुरिया, तो उसको आजादी कराने के लिए, आजादी दिलाने के लिए जब ये मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहां के जो गवर्नमेंट थी उसने गुजिप्पी मैज़िनी को इटली से बाहर कर दिया। इसीलिए वो जितना भी काम किए ना बाहर किए, और उनका एक ही सपना था कि मोनार्किक सिस्टम हटे, एक नेशन स्टेट बने, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रिंसिपल पर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर। और यही उनका सबसे बड़ा सपना था। गुजिप्पी मैज़िनी कहाँ के थे, इटली के थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे वुमेन के बारे में। तो वुमेन जो थी वो बहुत 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 एक्टिव तरीके से पूरा पार्टिसिपेट की इस पूरे मूवमेंट में। लेकिन उनको जो डिजायर्ड रिजल्ट था उनको नहीं मिल पाया। उनका क्या था, दो चीजें उनको चाहिए थी। एक था कि उनको इक्वालिटी मिल पाए, और दूसरा था कि उनको वोटिंग राइट्स मिल पाए। और अनफॉर्चुनेटली दोनों का दोनों उनको नहीं मिल पाया। हालांकि उन्होंने कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स लिखे, लेकिन उनको वो जो चाहिए था, उनका जो ड्रीम था, वो उनको नहीं मिल पाया। फ्रांस की मैं बताता हूँ एक बात, कि फ्रांस में बहुत लेट से 1946 में वुमेन को जो है वो वोटिंग राइट्स मिलता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वुमेन ने जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उस पूरे दौरान पे। तो ये रहा पूरा द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 1861 इटली की तरफ। तो इटली में चलते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे जो है भाई वो इटली बना था। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि गुजिप्पी मैज़िनी कहाँ के थे, इटली के थे, है ना। तो देखते हैं, चलिए। इटली जो था वो अब स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इटली जो था वो 7 भागों में डिवाइडेड था, है ना। और उसमें से सिर्फ एक भाग जो था जिसका नाम था सर्दिनिया पेडोमोंट। ठीक है, क्या नाम था, सर्दिनिया पेडोमोंट। यहां मैं लिखते चलता हूं, सर्दिनिया पेडोमोंट। या ये बस ना, जो इटालियन किंग थे जिनका नाम था
विक्टर इमैनुअल टू, है ना, इसके अंडर में था। बाकी के जितने भी टेरिटरीज थे ना, वो बाकी दूसरे दूसरे एम्पायर्स लोग रूल करते थे उसमें, है ना। तो अगर मान लो इटली को आप 3 भागों में डिवाइड करते हो, नॉर्थ इटली, सेंट्रल इटली एंड साउथ इटली। तो जो नॉर्थ इटली में रूल किया करते थे उनको क्या करते थे, मैंने आपको बताया था ट्रीटी, यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वियना में, कि जो ऑस्ट्रिया थे वो किसको रूल करते थे आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ वियना, उनको क्या मिला था, नॉर्थ इटली का रूल मिला था। तो नॉर्थ इटली में कौन होंगे भाई, ऑस्ट्रियन लोग होंगे, है ना। नॉर्थ इटली में ऑस्ट्रिया होगी, यहां पर मैं लिख देता हूं ए, ऑस्ट्रिया, है ना। और जो सेंटर में था ना वो कौन थे, पोप रूल करते थे। और साउथ में कौन थे, स्पेन, है ना। तो एक चीज में और आपको, ये ई नहीं है ना भाई, ये क्या है, आई है, लेकिन मैंने आपको रिप्रेजेंट किया आई फॉर इटली। तो आई के जो नॉर्थ में, इटली के जो नॉर्थ में कौन रूल करते थे, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, वहां की जो एम्पायर था उनका नाम क्या था, हैब्सबर्ग एम्पायर। सेंटर में कौन रूल करते थे, प्रशिया, कौन रूल करते थे, प्रशिया। और जो साउथ में कौन रूल करते थे, साउथ में रूल करते थे स्पेनिश बourbon डायनेस्टी। तो याद रखिएगा, बourbon डायनेस्टी सिर्फ फ्रांस से रिलेटेड नहीं है, वो स्पेन में भी रूल किया करती थी, है ना। तो ए फॉर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, पी फॉर पोप और एस फॉर स्पेनिश, स्पेनिश बourbon डायनेस्टी, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ठीक है, ये हैब्सबर्ग एम्पायर तो ठीक है, बourbon डायनेस्टी तो ठीक है, ये पोप कैसे रूल कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल इटली में। तो पोप इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि पोप जो थे वो रिलीजियस लीडर थे, और उस समय का जो पूरा सोसाइटी था उसमें रिलीजियस लीडर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और बहुत ज्यादा पावर दिया जाता था, ठीक है। तो इसलिए वो सेंट्रल इटली में रूल किया करते थे। अब इस पूरे तीनों एरिया को एक करना था, एक इटली में मिलाना था। तो उसका पूरा इनिशिएटिव कौन लेंगे, विक्टर इमैनुअल टू, जो कि कहाँ के राजा थे, सर्दिना पेडोमोंट के राजा थे, जो कि इटली के किंग थे ना, इटली ओरिजिन किंग थे ये, ठीक है। इटली का ही हिस्सा था सर्दिनिया पेडोमोंट, है ना। तो एक तो मैंने अब चलिए कुछ बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं जिन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन में अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था। तो पहला तो मैंने आपको बताया है गुसेपी मैज़नी, जो कि सोल ऑफ इटली कहलाते हैं। कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने फॉर्म किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उनका एक आप याद रखिएगा, बर्थ कहाँ हुआ था, जिनोवा में हुआ था 1807 में, 1860 में गुसेपी मैज़नी का जन्म हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी वो थे विक्टर इमैनुअल टू, जो कि सर्दिनिया पेडोमोंट के राजा थे, है ना। और इन्हीं के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था केवर, और इनका फुल नेम था, बहुत खतरनाक नाम था, काउंट कैमिलियो दी केवर। तो काउंट कैमिलियो दी केवर कौन थे, चीफ मिनिस्टर थे, कहाँ के, सर्दिनिया पेडोमोंट के, है ना। तो जो काउंट कैमिलो दी केवर जो थे ना, वो बहुत ही डिप्लोमेटिक मास्टर थे, बातों के राजा थे वो, है ना। बात करके कोई भी चीज को हैंडल कर लेते थे वो। और उनका जो रिलेशन था फ्रांस के साथ में वो बहुत 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 अच्छा था। तो फ्रेंच आर्मी की मदद से जो काउंट कैमिलो दी केवर हैं, उनने कहा अटैक कर दिया, ऑस्ट्रिया में। कब अटैक कर दिया, 1859 में, याद रखिएगा डेट 1859, है ना। तो 1859 में उन्होंने ऑस्ट्रिया में अटैक कर दिया, और बहुत सक्सेसफुल तरीके से हैब्सबर्ग एम्पायर को हराते हुए ऑस्ट्रिया को कहां पर मिला दिया, मेन इटली में मिला दिया, ठीक है। तो काउंट कैमिलो दी केवर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। और एक चीज मैं उनके बारे में और बताता हूँ, जब ये पूरा इटली यूनिफाइड हो जाएगा ना, तो जो काउंट कैमिलो दी केवर चीफ मिनिस्टर रहेंगे अभी सर्दिनिया पेडोमोंट के, वो पूरे देश के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। पूरे देश मतलब कि यूनाइटेड इटली के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आगे, है ना। उसके बाद में जो एक और बहुत ही बड़ा पर्सनालिटी था, जिसे कहते हैं गुजिप्पी गैरिबल्दी। क्या नाम था उनका, गुजिप्पी गैरिबल्दी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जीजी करके। तो जीजी जो थे वो गुजिप्पी गैरिबल्दी थे, और ये बहुत बड़े योद्धा थे। ही वाज अ वेरी बिग वॉरियर, और इनके पास में एक बहुत पावरफुल आर्मी थी, जिसे कहते थे रेड शर्ट्स, है ना। तो ये अपनी आर्मी की मदद से कहां पर अटैक कर दिए, साउथ इटली में। कब अटैक किए, इन्होंने अटैक किया था 1861 में। So 1861 ही अटैक इन साउथ इटली। और ये जो गुसिपी गैरिबल्दी है ना, वो बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से बourbon डायनेस्टी ऑफ स्पेन को हरा दिए और साउथ इटली को मेन इटली में मिला दिए, है ना। तो गुसिपी गैरिबल्दी का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें जो है वो स्वॉर्ड ऑफ इटली कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, और इन्हें
इन्हें बिस्मार्क ऑफ इटली भी कहा जाता है। अभी बिस्मार्क कौन थे तो हम जर्मनी में समझेंगे कौन थे, है ना। तो इतना जो है आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप पूछोगे कि सर ये जो पी है पोप, वो क्या करते हैं, जो कि सेंट्रल इटली पे रूल क्या करते थे। तो पोप जो थे वो रिलीजियस लीडर थे। अब उन्होंने देखा कि भाई इतने बड़े हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया के, बर्बन डायनेस्टी स्पेन के सरेंडर कर चुके हैं, हार मान चुके हैं, ठीक है, तो मैं क्या हूं, तो उन्होंने भी जो है वो सरेंडर कर दिया और इस तरीके से जो पूरा इटली है वो मेन इटली में आकर यूनिफाइड हो गया। तो इनका जो पूरा मूवमेंट था, पीरियड था, वो 1859 से स्टार्ट हुआ और 1861 में खत्म हो गया। तो इस तरीके से जो पूरा इटली है ना वो यूनिफाइड हो जाता है। और पूरा यूनिफिकेशन के बाद में मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, काउंट कैमिलियो दी क्यूवर। लेकिन राजा कौन बनते हैं, तो राजा कौन बनेंगे, विक्टर इमैनुअल II, जिन्होंने ये पूरा इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। सो आई होप दिस इटली का जो पूरा यूनिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, है ना। इसमें जो फेमस पर्सनालिटीज है उसको याद रखिएगा, काउंट कैमिलियो दी क्यूवर, उनके राजा विक्टर इमैनुअल II, और जो सबके गुरु थे जिनका नाम था गुजिपी मैजिनी, और जो सबसे बड़े योद्धा थे जिनका नाम था गुजिपी गैरिबल्दी। तो इतने जो पर्सनालिटीज हैं इनको याद रखिएगा, इटली से थे ये सभी, है ना। अब उड़ के चलते हैं तुरंत हम लोग कहा, जर्मनी में। तो चलिए अब जर्मनी के स्टार्ट करते हैं। तो जर्मनी जो था उस समय, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रशिया था। तो प्रशियन किंग थे उस समय के जिनका नाम था केजर विलियम I। क्या नाम था, केजर विलियम I, है ना। केजर जर्मनी में राजा को कहते हैं, ठीक है, केजर विलियम I, है ना। तो सॉरी मेरे मोबाइल का जो है वो अलार्म यस, तो अलार्म हमने बहुत अच्छे से बंद कर दिया। अब चलते हैं ये जर्मनी में। तो केजर विलियम I जो है वो जर्मनी के राजा थे, है ना, सॉरी प्रशिया के राजा थे। तो जर्मनी का पुराना नाम तो प्रशिया ही था, ठीक है। तो केजर विलियम I ने जो है वो पूरा इनिशिएट किया और इनके चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था बिस्मार्क। जैसे मैंने अभी बताया ना कि गुजिपी गैरिबल्दी को क्या कहा जाता था, बिस्मार्क ऑफ इटली कहा जाता था, ठीक है। तो केजर विलियम I जो है ना, और उनके चीफ मिनिस्टर का नाम क्या था, बिस्मार्क। तो इनका पूरा नाम था ओटो ना, ऑटो मत लीजिएगा भाई, ठीक है, ओटो है, OTTO, ओटो वन बिस्मार्क। OVB में मैंने लिख दिया है स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से। ओटो वन बिस्मार्क थे। ओटो वन बिस्मार्क बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत ज्यादा बड़े योद्धा थे, और इनको वन मैन आर्मी भी कहा जाता था। और इन्होंने अपनी आर्मी की सहायता से लगातार 7 सालों तक 3 देशों से लड़ाई किया था। और उन 3 देशों का नाम था, एक का नाम है, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक का नाम है डेनमार्क, एक का नाम है ऑस्ट्रिया, और एक का नाम है फ्रांस, ठीक है। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। तो ओटो वन बिस्मार्क ने 7 सालों तक इन 3 देशों के साथ में लड़ाई लड़ा। डेनमार्क, और मैं एक गुड न्यूज बताता हूं आपको कि इन तीनों देशों के ऊपर जो है ना वो प्रशिया की जीत होती है। मतलब ओटो वन बिस्मार्क की लीडरशिप में प्रशिया की जीत होती है। और डेनमार्क को उन्होंने कब हराया, 1864 में। ऑस्ट्रिया को कब हराया, 1866 में। और फ्रांस को कब हराया, 1871 में। 1871 दिख रहा है ना यहाँ पर। तो ये जो पूरा प्रोसेस था वो 1864 से 1871, कितने सालों तक, 7 सालों तक चला था। और आफ्टर बीटिंग ऑल दिस 3 कंट्रीज, फाइनली जर्मनी यूनाइटेड। और आफ्टर यूनिफिकेशन केजर विलियम I विल बिकम द किंग ऑफ यूनाइटेड जर्मनी। तो इतना ही आपको याद रखना है। इसमें जो सबसे बड़े नाम है वो है ओटो वन बिस्मार्क, कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। अब उसके बाद में इस तरीके से पूरा जर्मनी जो है वो यूनिफाइड हो जाता है ना, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन का जो केस स्टडी था वो काफी स्ट्रेंज था। मैंने पहले ही बताया टाइमलाइन जब मैं समझा रहा था आपको। तो क्यों स्ट्रेंज था, क्योंकि इसका जो पूरा टाइमलाइन आप देखोगे ना तो बहुत 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 ही लंबा पीरियड इन्होंने लिया पूरा यूनिफिकेशन करने के लिए। इनका यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है 1688 और जाता है 1801 में। तो इतना जो लंबा पूरा प्रोसेस था 1688 टू 1801, 1801। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं। क्यों था स्ट्रेंज, पहला यहां पर अगर देखोगे तो सिर्फ 2-3 सालों में पूरा यूनिफिकेशन हो गया। यहां पर देखोगे तो 7 सालों में यूनिफिकेशन हो गया। कब से कब तक चला था, यहां भी लिख देते हैं भाई पीरियड। तो यहाँ का जो पीरियड था
वो था 1864 टू 71, 7 सालों में जो ये पूरा कंप्लीट हो गया जर्मनी का यूनिफिकेशन। ठीक, ब्रिटेन का यूनिफिकेशन उसी हिसाब से आप देखोगे तो 113 साल लगे थे। तो पहला स्ट्रेंज पॉइंट क्या है कि इट टुक वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा क्या है, देखो यहाँ पर बहुत सारे बैटल्स लड़ने पड़े, यहाँ पर भी बहुत सारे बैटल्स लड़ने पड़े, लेकिन इनको वैसा कोई हार्ड कोर बैटल नहीं लड़ना पड़ा था। तो इस वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है वो काफी स्ट्रेंज है। अब हम समझते हैं कि ये पूरा ब्रिटेन का केस स्टडी क्या था। तो देखो, ब्रिटेन पहले ना कोई ऐसा देश वाला कॉन्सेप्ट तो था नहीं, है ना, सभी एम्पायर थे। तो उस समय ना एक रीजन हुआ करता था जिसे ब्रिटिश आइल्स कहते हैं, जिसमें बहुत से इथनिक लोग रहते थे, जैसे कि स्कॉटिश हैं, है ना, वेलिश हैं, आयरिश हैं, इंग्लिश हैं। तो ये सभी लोग रहा करते थे। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैप के माध्यम से समझाऊं, देखो ये हो गया आपका इंग्लैंड, है ना, ये हो गया आपका वेल्स, इंग्लैंड से इधर लगा हुआ है वेल्स, ठीक है। उसके ऊपर में अगर आप देखेंगे ना तो क्या आ जाता है, स्कॉटलैंड आ जाता है, ठीक, स्कॉटलैंड। और इधर इधर जो वेस्ट साइड में आपका क्या पड़ता है, आयरलैंड पड़ता है, क्या पड़ता है, आयरलैंड, ठीक है। तो ये आपका पड़ गया आयरलैंड, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड से ही लगा हुआ क्या है, वेल्स, उसके ऊपर में क्या है, स्विट्जरलैंड, और इस जो वेस्ट साइड में क्या है आपका आयरलैंड है। तो अगर आप इन पूरे टेरिटरी को मिला दोगे ना, इस पूरे टेरिटरी को मिला दोगे तो आपका क्या बनता है, ब्रिटिश आइल्स बनता है। क्या बनता है, ब्रिटिश आइल्स, है ना। अब समझते हैं कि हुआ क्या था। देखो इस ब्रिटिश आइल्स में 4 प्रकार के लोग रहे हैं, वेलिश, इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज आता है जिसमें जो इंग्लैंड को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, उनकी प्रॉस्पेरिटी, उनका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको आप जानते हैं कि इंग्लैंड एक समय पे लगभग पूरी दुनिया पर रूल किया करता था, जिसकी वजह से उनका जो पावर है और पैसा है वो दोनों बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसी वजह से इंग्लिश पार्लियामेंट ने वहां के जो राजा रानी से रिक्वेस्ट किया या उनके ऊपर प्रेशर डाला कि वो उनका पूरा पॉलिटिकल पावर इनके हाथों में दे दे, इंग्लिश पार्लियामेंट के हाथों में दे दे। और फाइनली बहुत समय बाद जो राजा रानी को अपना पॉलिटिकल पावर किनको देना पड़ा, इंग्लिश पार्लियामेंट को देना पड़ा, और यहीं से शुरुआत हुई किसकी, ब्रिटेन के बनने की या फिर यूनाइटेड किंगडम के बनने की। तो देखते हैं ये जो इंग्लिश पार्लियामेंट के पास में जो है वो सत्ता कब आ गई थी, सत्ता कब आ गई थी बताओ, 1688 में, है ना। कहां से सत्ता आई थी, जो वहां के राजा रानी थे उन्होंने उनको सत्ता दे दिया था, कब, 1688 में। उसके बाद में देखेंगे आप, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर आता है वो आता है 1707 का। देखिएगा 1707 में क्या होता है, 1707 में जो है ना वो ये होता है कि जो इंग्लैंड है ना वो स्कॉटलैंड को अपने पास में मिला लेता है। तो जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों आपस में मिल जाते हैं, व्हेन इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड बोथ आर यूनाइटेड टुगेदर, तो फिर उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, या फिर सिंपली आप इसको क्या कह सकते हो, ब्रिटेन बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्रिटेन बनता है। तो मैं क्या इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि मान लीजिए आप इस एरिया को बस आप यूनाइट कर दो, इस एरिया को यूनाइट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ब्रिटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रिटेन, ठीक है। तो वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड इज इक्वल टू ब्रिटेन। कब बना था, 1707 में। कौन सा एक्ट पास हुआ था वहां के पार्लियामेंट से, एक्ट ऑफ यूनियन। तो याद रखिएगा 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ था, है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था उसे कहते हैं हम लोग 1801, 1801। तो 1801 में क्या हुआ था कि 1801 में जो ये आयरलैंड है ना वो वहां पर भी इथनिक वेरिएशन थे। जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी 2 विंग्स हैं, 2 पार्ट हैं। एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटेस्टेंट्स और दूसरे को बोलते हैं हम लोग कैथोलिक्स, है ना। तो जो प्रोटेस्टेंट थे ना वो कहां पर थे, नॉर्थ इटली में, सॉरी नॉर्थ आयरलैंड में थे, ठीक है। नॉर्थ आयरलैंड में कौन थे, प्रोटेस्टेंट। और जो साउथ आयरलैंड में कौन थे, कैथोलिक्स। तो जो ब्रिटेन है ना वो प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड कंट्री है, तो ऑब्वियसली बात है वो चाहेगा कि जो नॉर्थ आयरलैंड है वो भी ब्रिटेन के साथ में मिल जाए, क्योंकि नॉर्थ आयरलैंड में क्या है, प्रोटेस्टेंट है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो नॉर्थ आयरलैंड है, ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड है
उसको अपने में मिला लिया, ठीक है। ये जो नॉर्थ आयरलैंड का पूरा टेरिटरी है उसको कहाँ मिला लिया, अपने ब्रिटेन में मिला लिया। और जो साउथ आयरलैंड है जिसमें कैथोलिक्स हैं, तो उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया, इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर कर दिया गया, जिसे क्या कहा जाने लगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, है ना। तो आयरलैंड का कितने भागों में डिवीजन हो गया, 2 भागों में। एक को क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जो कि साउथ वाला हिस्सा है जिसमें कैथोलिक्स हैं, और जो नॉर्थ आयरलैंड है वो क्या बन गया, ब्रिटिश आयरलैंड, जिसमें प्रोटेस्टेंट्स हैं, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं 1801 में क्या हुआ। तो 1801 में जो है ना आयरलैंड का इंक्लूजन हो गया ब्रिटेन में, ठीक है। तो ब्रिटेन में इसका इंक्लूजन हो गया आयरलैंड का, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड, आयरलैंड मीन्स ब्रिटिश आयरलैंड, तो ये तीनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड मतलब सभी एक है, किंगडम मतलब कि एक ही राजा उनको रिप्रेजेंट करेगा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक। तो यहां देखिए, ये जो वेल्स है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, और ये जो नॉर्थ आयरलैंड है जिसे हम लोग ब्रिटिश आयरलैंड कहते हैं, इनको पूरा मिला दोगे तो क्या बनेगा, यूनाइटेड किंगडम। अगर आप साउथ आयरलैंड जो कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है उसको भी मिला दोगे तो क्या बनेगा, ब्रिटिश आइल्स, है ना। अगर आप सिर्फ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स को मिलाते हो तो क्या बनता है, ब्रिटेन। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि ब्रिटिश आइल्स क्या है ना, यूनाइटेड किंगडम क्या है और ब्रिटेन क्या है, ये बहुत आसानी से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके बाद में देखिए, आपने यूनाइटेड किंगडम तो बना दिया, लेकिन वहां के लोगों को जो है देशभक्ति भी तो लानी पड़ेगी। तो इसीलिए कुछ नेशनल फ्लैग, कुछ नेशनल सॉन्ग लिखे गए। तो नेशनल फ्लैग ऑफ यूके इज कॉल्ड एज यूनियन जैक, याद रखिएगा। व्हाट इज नेशनल फ्लैग ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूनियन जैक। और जो उनका नेशनल एंथम है ना, उसे कहते हैं गॉड सेव अवर नोबल किंग। क्या है, गॉड सेव अवर नोबल किंग। और इनका जो नेशनल लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश से मुझे याद आया, ये जो लोग हैं ना, दूसरे जो रीजन है उसको बहुत ज्यादा नॉमिनेट किया करते थे, इंग्लैंड वाले। तो इंग्लैंड वाले चाहते थे कि हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कस्टम ही पूरा फॉलो हो बाकी कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए जब उन्होंने स्कॉटलैंड को अडॉप्ट किया था ना, या फिर अपने में मिलाया था, तो वहां की जो एक लैंग्वेज थी, गायलिक लैंग्वेज, तो उनको बिल्कुल भी प्रमोट और सपोर्ट नहीं किया गया। तो गायलिक लैंग्वेज कौन से कंट्री से रिलेटेड है, तो स्कॉटलैंड से रिलेटेड है ना, याद रखिएगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको पूरा अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये जो था पूरा यूनिफिकेशन का प्रोसेस था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे इटली बना, कैसे जर्मनी बना, है ना, कैसे ब्रिटेन बना, कैसे ग्रीक जो है उसको आजादी मिली, कैसे बेल्जियम बना, ठीक है। और फ्रांस तो रिपब्लिक बन ही गया था 1848 के बाद में, ठीक। तो इतना सब चीज समझने के बाद में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों को एक कर देने से क्या वो देश बन जाता है क्या, है ना। तो इसका आंसर आप देंगे बहुत आसानी से मुझे कि इसका आंसर होगा नहीं। सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों से एक कर देने से कोई देश नहीं बन जाता, वहां के लोगों में देशभक्ति भी जगानी पड़ती है, ठीक है। तो उसी देशभक्ति को जगाने के लिए जो है ना, हमने यहाँ पर जो है विजुअलाइजिंग द नेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए भारत, तो भारत में जब मैं बोलता हूँ भारत माता इज अवर मदरलैंड, तो हम लोग सब इमेजिन करते हैं ना भारत माता, तो हम लोग सब एक यूनाइटेड फील करते हैं, दैट वी ऑल आर इंडियंस, है ना। हमें एक एकता की भावना पैदा होती है। तो वैसे ही जो दूसरे देशों में भी जो है ना, उनके देश को एक फीमेल पर्सन के थ्रू पर्सोनिफाई किया जाता है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप देश को एक पर्सन की तरह रिप्रेजेंट करते हो। जरूरी नहीं कि वो पर्सन रियल में एग्जिस्ट करता हो। तो ये जो पर्सन की जब मैं बात करूंगा, तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, बट एक आइडियोलॉजिकली प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे कि भारत माता, है ना। या फिर जब मैं जर्मनी की बात करूंगा तो जर्मेनिया है वहां पर। वैसे ही जब मैं फ्रांस की बात करूंगा तो मैरियन है वहां पर, है ना। तो ये जो कुछ फीमेल फिगर्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप बोल सकते हो फीमेल एलिगोरीज हैं, है ना। तो एलिगोरीज क्या होता है, कुछ सिंबल होता है जिसका आप यूज करते हो कोई आइडिया या फिर थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए। बहुत ही सिंपल है, ठीक। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, जर्मनी में कौन है, जर्मेनिया, वहां की फीमेल पर्सोनिफिकेशन। और दूसरा जो है वो फ्रांस, तो फ्रांस में कौन है, मैरियन है। और भारत में कौन है, भारत माता, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से दूसरे सिंबल्स यूज होते थे, जैसे कि आप जर्मेनिया का जो फोटो देखेंगे तो उनके जो मुकुट होता है, क्राउन होता है, वो हमेशा ओक लीव्स का बना होता है। तो ओक लीव्स का ही क्यों बना होता है? क्योंकि ओक लीव्स जो है ना वो हीरोइज्म का निशानी होता है, ठीक है। इसीलिए वो ओक लीव्स भी एक एलोगरी हो गया हीरोइज्म का। वैसे ही ब्रोकन चेन, तो ब्रोकन चेन किस लिए यूज होता है? लिबर्टी, फ्रीडम के लिए। वैसे ही रेड फ्रिजियन कैप, वो भी किस लिए यूज होता है? जब जो स्लेव्स होते हैं ना, गुलाम होते हैं, वो जब आजाद होते हैं तो वो रेड फ्रिजियन कैप पहनते हैं, वो भी एक फ्रीडम का निशानी है। वैसे ही जो बंडल रॉड है ना, वो एकता की निशानी है। वैसे ही राइजिंग सन, तो राइजिंग सन किसका निशानी है? नए एरा का, द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, है ना। उसी तरीके से जो स्केप्टर होता है वो रॉयल पावर का निशानी होता है ना। उसी तरीके से जो एक और भी सिंबल है जो कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा होगा, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, तो वो एक इटर्निटी को शो करता है जिसका कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है। तो इस तरीके से बहुत से एलोगरीज होते हैं जो कि बहुत से दूसरे आइडियाज और थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सो आई होप ये एलोगरी और विजुअलाइजिंग द नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं, लास्ट टॉपिक है इस पर चैप्टर का, जिसे कहते हैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो चलिए समझते हैं ये क्या है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो इसे समझने के लिए हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो नेशनलिज्म का मीनिंग तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या होता है, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एज नेशनलिज्म। और जो दूसरा है वो क्या है? इंपीरियलिज्म। तो इतना आप अपने देश के उसमें प्रेम में चूर हो चुके हो, चकनाचूर हो चुके हो कि आप जो है अपने देश के टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर रहे हो, तो ये फिर बहुत गलत हो जाता है ना। नेशनलिज्म बहुत सही चीज है, बट इंपीरियलिज्म उतना ही गलत चीज है। क्यों है? क्योंकि आप अपने देश के टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरे के देश को कब्जा कर रहे हो। तो जब आप ऐसा करते हो तो वो फिर क्या कहलाता है? इंपीरियलिज्म कहलाता है। जैसे एक समय पे नेपोलियन किया करता था, आज के समय पे चाइना कर रहा है। जब हम ब्रिटेन के अंडर पे थे तो ब्रिटेन उस समय पे किया करता था। तो इसे क्या कहते हैं? इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो इसी के अंडर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं टेंशन इन बाल्कन रीजन। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या हुआ था, देखो जो बाल्कन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेरिटरी है, यूरोप का बहुत ही बड़ा एरिया है, जिसमें बहुत से छोटे छोटे रीजन है, जैसे कि अल्बेनिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है और सर्बिया भी है ना। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे वहां पर रीजन है। और ये जो पूरा बाल्कन का जो रीजन है ना वो ओटोमन एम्पायर के अंडर पे था। तो ओटोमन एम्पायर मतलब कि आज का टर्की। तो उस समय पे क्या हुआ करता था ना कि जो ये छोटे छोटे रीजन है वो अपने आप को आजाद करना चाहते थे। क्यों आजाद करना चाहते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि एक समय ये सभी आजाद देश थे, लेकिन बाहर से कुछ पावरफुल कंट्रीज आए और उन्हें सब्जिगेट कर दी। सब्जिगेट मतलब कि अपना गुलाम बना दिया। तो इसीलिए वो जो है वो आजादी पाना चाहते थे। और समय के साथ में ओटोमन एम्पायर का भी जो ताकत था वो कम हुआ, है ना। वहां के जो खलीफा थे उनकी ताकत कम हुई, जिसका फायदा उठाकर ये जो बाकी छोटे छोटे रीजन थे उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया? इंडिपेंडेंस देश डिक्लेयर कर दिया, कंट्री डिक्लेयर कर दिया। अब जब ये अपने आप को आजाद घोषित किए ना, तो आजाद तो घोषित कर दिए, इंडिपेंडेंस तो इनको मिल गई, लेकिन जो इंडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट था ना उनके लिए बहुत नया था। और चूंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट नया था इसलिए उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था इसको मैनेज करने का, जिसकी वजह से ये आपस में ही लड़ा करते थे, एक दूसरे के खिलाफ जेलस बहुत ज्यादा थे और एक दूसरे के टेरिटरी को कब्जा करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से इनमें कोई यूनिटी नहीं था, कोई एक भाईचारा नहीं था। और इसी का फायदा कौन उठाना चाहता था? जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं, जैसे कि रशिया है ना, ब्रिटेन, और जो आपका जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। तो ये जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं वो कब्जा करना चाहते थे बाल्कन में। तो इसी कब्जा करने के चक्कर में वो आपस में ही लड़ बैठे और क्या स्टार्ट हो गया? वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। सो वर्ल्ड वॉर 1 कब से स्टार्ट होता है? 1914 से, दैट इज 1914। और ये जो बाल्कन रीजन का पूरा टेंशन कब से स्टार्ट होता था? 1871 से, है ना, याद रखिएगा 1871 से, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 का रीजन क्या था? टेंशन इन बाल्कन रीजन। और टेंशन इन बाल्कन रीजन क्यों हुआ? वो पूरा जो इंपीरियल पॉलिसी था ना, जो छोटे छोटे देश थे वो आपस में एक दूसरे को कब्जा करने लगे थे। तो इस वजह से ये जो पूरा मूवमेंट था वो लीड किया वर्ल्ड वॉर 1 के लिए।
सो आई होप ये आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। कुछ और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जैसे इस चैप्टर में, जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे कहते हैं यूटोपिया। तो यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया सिंपली आप समझ सकते हैं कि एक आइडियल सोसाइटी होता है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। दूसरा क्या है? प्लेबिसाइड। तो प्लेबिसाइड क्या है कि ये एक डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है जिसमें लोग खुद से ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सा चीज चाहिए, कौन सा चीज नहीं चाहिए, कौन सा प्रपोजल वो एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा प्रपोजल डिनाई करेंगे, वो उस डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से करते हैं जिससे प्लेबिसाइड कहते हैं। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं इली। तो इली क्या है? इली जो है एक मेजर करने का टेक्निक है, एक मेजर करने का मेजर किया जाता है बेसिकली कपड़ों को। तो इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी चीजों को मैंने बता दिया है। अब इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हो, है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट नीचे करके पूछिए। प्लीज कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाट आर योर डाउट्स, प्रॉब्लम, एंड हमको बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने से। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।